गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल अपन ने तरंग समीकरण पढ़ना स्टार्ट किया था। तरंग समीकरण में अपन ने बोला था बेटा तरंग समीकरण किस रूप में रहेगी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव। y बराबर बेटा ये लिखते थे क्या तरंग समीकरण? देखिएगा बेटा तरंग समीकरण ये लिखी जा रही थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव। बेटा माइनस तब आता है, ये माइनस साइन तब आता है जब तरंग किधर जा रही होगी बेटा, राइट में जा रही होगी। किधर जा रही होगी? राइट में। प्लस के एक्स तब आता है बेटा, प्लस तब आता है जब तरंग किधर जा रही होगी? लेफ्ट में जा रही होगी। किधर जा रही होगी तरंग? लेफ्ट में जा रही होगी। मैं बढ़िया हूं बालक, तुम कैसे हो? बढ़िया हो। देखो बेटा ये इक्वेशन क्लियर है क्या सभी को? इक्वेशन क्लियर है क्या? प्लस एक्स में जाएंगे तो प्लस एक्स में जाने पे बेटा क्या होगा? फेज घटेगा। अगर तरंग प्लस एक्स में जा रही होगी तो तरंग की दिशा में चलने पर फेज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। एक स्टेटमेंट दिखवाया था मैंने तुम्हें, मैंने कहा बेटा तरंग क्या होती है? एसएचएम करते हुए अनंत कणों का समूह है। बेटा स्टार्ट ही कर रहा हूं, कल का रिवाइज ही कर रहा हूं। तरंग क्या है बेटा? एसएचएम करते हुए अनंत कणों का समूह है जिसमें सारे कण समान आयाम, समान ओमेगा, समान आवर्तकाल, समान आवर्ती से एसएचएम करते हैं। लेकिन सबका फेज क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। जो पार्टिकल बाद में आएंगे उनका फेज क्या होगा? कम होगा। तरंग की दिशा में बढ़ने पर पार्टिकलों का फेज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। उनकी कला क्या होती जाती है? कम होती जाती है। याद बेटा ऐसा। अब बेटा इसके बाद में मैं तीव्रता की बात कर रहा हूं। तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता बेटा, तरंग की तीव्रता। तीव्रता को किससे लिखा जाएगा बेटा? आई से लिखा जाएगा। तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। ये फॉर्मूला होता है जहां पर ए का मतलब क्या है बेटा? ए का मतलब क्या होता है? आयाम। ए का मतलब क्या होता है? आयाम। एन का मतलब क्या होता है बेटा? आवृत्ति। एन का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। रो का मतलब क्या होता है बेटा? माध्यम का घनत्व। रो का मतलब क्या होता है बेटा? माध्यम का घनत्व। और वी का मतलब क्या होता है बेटा? तरंग की चाल। क्या होती है बेटा? तरंग का वेग। तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है बेटा? तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। बेटा पहली स्लाइड ही लिख रहा हूं, तीव्रता पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। क्या होता है बेटा? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। अब बेटा दो केस बनते हैं, है ना? दो केस बनेंगे आगे चल के अपने पास। अगर मैं तुमसे बोल दूं बेटा माध्यम समान हो, क्या हो? माध्यम सेम हो, माध्यम समान हो। अगर बेटा दो तरंगों के लिए माध्यम क्या है? सेम है। सुनना मेरी बात को, माध्यम सेम होगा तो बेटा क्या क्या चीजें सेम रहेगी? रो का मतलब भी क्या? माध्यम सेम है तो रो भी क्या हो जाएगा? सेम। तरंग चाल भी क्या हो जाएगी बेटा? सेम। ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी तो बेटा जो तीव्रता रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगी? एन स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं बेटा माध्यम भी सेम है, माध्यम व स्रोत दोनों सेम है, माध्यम भी सेम है और स्रोत भी सेम है, दोनों चीजें सेम है बेटा, माध्यम और स्रोत दोनों सेम हो जाएंगे तो बेटा रो भी सेम होगा, वी भी सेम होगा, एन भी सेम हो जाएगा। ये सब चीजें बेटा सेम हो जाएगी तो बेटा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा? केवल ए स्क्वायर। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा? ए स्क्वायर। डन रहेगी बेटा। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनकी बात कर रहा हूं। आई का फॉर्मूला याद रखना है। आई का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 पाई स्क्वायर
एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, चार चीजें हैं, एन ए रो वी, जिसमें से रो और वी किस पर निर्भर करते हैं? माध्यम पे। रो क्या है बेटा? माध्यम का घनत्व। और मैंने कल भी बताया था बेटा, तरंग की चाल जो होती है वो केवल माध्यम पर निर्भर करती है। तरंग की चाल केवल माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे ध्वनि का वेग है तो बेटा वायु में फिक्स है, कितना होता है वायु में ध्वनि का वेग? 330 होता है। तो तरंग की चाल बेटा किस पर निर्भर करती है? माध्यम के कणों पर निर्भर करती है। दोनों तरंगे अगर समान माध्यम में चल रही है, दोनों तरंगे अगर बेटा समान माध्यम में चल रही है, समान माध्यम में चल रही तो बेटा रो भी सेम होगा, वी भी सेम होगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? एन स्क्वायर ए स्क्वायर। और बेटा माध्यम के अलावा स्रोत भी सेम हो जाए तो अपन ने बोला था स्रोत सेम होता है तो आवृत्ति भी क्या होगी? सेम होगी। तो बेटा माध्यम सेम तो रो सेम, वी सेम, स्रोत सेम तो एन भी सेम। क्या बचेगा? केवल आयाम बचेगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? ए स्क्वायर। डन क्या बेटा? डन। याद रहेंगी दोनों चीजें। देखिएगा बेटा I1 अपॉन I2 पूछा जा रहा है तुमसे, I1 अपॉन I2 पूछा जा रहा है। देखिए I1 अपॉन I2 पूछा जा रहा है। माध्यम के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा तो बेटा माध्यम को क्या मान लोगे? सेम मान लोगे कि दोनों रस्सी कितने प्रकार की है? सेम टाइप की रस्सी है। दोनों रस्सी कैसी है? सेम टाइप की है। दोनों रस्सी सेम टाइप की है, सेम माध्यम में दोनों। माध्यम के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब बेटा माध्यम क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। अच्छा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर लिख दूं क्या? तो I1 अपॉन I2 देखो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। आयाम देख के बताओ बेटा, फर्स्ट वाली का आयाम कितना है? 4 है क्या? सेकंड वाली का आयाम कितना है? 1। 4/1 आ जाएगा क्या? देखो 4/1 आ जाएगा क्या बेटा? देखो आयाम, इसका आयाम 4, दूसरी का आयाम 1। अब आवृत्ति पे आता हूं बेटा, आवृत्ति पे आता हूं। देखो जितने टी समय में देखना है, टी समय में 1 वाली वेव का तो एक ही चक्कर पूरा हुआ है क्या? देखो 1 वाली वेव का तो एक ही चक्कर पूरा हुआ है क्या टी समय में? देखिए बेटा फर्स्ट नंबर वाली का, इस फर्स्ट नंबर वाली का देखो एक ही साइकिल पूरा हो रहा है क्या? सेकंड नंबर वाली के कितने साइकिल पूरे हो गए? 1 2 3 4 हुए नहीं हुए? 4। सेकंड वाली के देखो 4 हो गए नहीं हो गए? तो अगर बेटा पहले वाले की आवृत्ति कितनी है? 1 है, तो दूसरे वाले की आवृत्ति कितनी रहेगी? 4। 4 गुना साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो, 4 गुना। टी समय में ये 1 साइकिल पूरी करता है, टी समय में 4 साइकिल पूरी कर दी है इसने, सेकंड वाले ने। देखो बेटा जितने समय में फर्स्ट वाले की एक साइकिल पूरी हो रही है, उतने समय में सेकंड वाले ने 4 साइकिल पूरे कर दिए हैं क्या? N1 लिखूंगा तो कितना आएगा बेटा? N1 लिखूंगा तो कितना आएगा? 1 साइकिल पर यूनिट टाइम। टी टाइम में 1 साइकिल, तो यूनिट टाइम में 1/t साइकिल। दूसरे वाले के लिए लिखूंगा N2 वाले के लिए, भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। सेकंड वाले के लिए देखो क्या लिखोगे? 4 साइकिल टी टाइम में। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। एकांक समय में चक्करों की संख्या, एकांक समय में तरंगों की संख्या। यहां से बेटा N1 बाई N2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? N1 बाई N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। देखो बेटा N1 बाई N2 की जगह 1/4। डन बेटा, डन 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 डन। लिख दोगे बेटा 1:1 आ जाएगा। आगे चलता हूं। इस वाली तरंग के लिए बता दीजिए बेटा ऐसे, इस वाली तरंग के लिए
इस वाली तरंग के लिए भी कर दोगे कैसे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? देखो इसमें बताओ बेटा कितने साइकिल हो जाएंगे, यहां तक और साइकिल आगे बढ़ा दो, इसके कितने साइकिल हो जाएंगे? 1 2, कितने हो जाएंगे? 3। टी टाइम में फर्स्ट वाले के तो कितने साइकिल? 1। दूसरे वाले के कितने साइकिल बेटा? 3। देखिए बेटा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 2 वाली में देखिए, 2 वाली में जितने जितने समय में इसका एक चक्कर पूरा हुआ, उतने समय में सेकंड वाले के कितने हो गए? 3 चक्कर पूरे। ये टी समय में एक चक्कर कर रहा है, तो टी समय में कितने चक्कर कर रहा है? 3 चक्कर कर रहा है, मतलब उसकी आवृत्ति तिगुनी है बेटा, तिगुनी है। सेकंड वाले की आवृत्ति तिगुनी है। N1 बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 1/t नंबर ऑफ चक्कर पर यूनिट टाइम। N2 बोलो कितना आ जाएगा बेटा? 3/t नंबर ऑफ चक्कर पर यूनिट टाइम। N1/N2 करूंगा तो N1/N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1/3। N1/N2 की जगह कितना आएगा? डायरेक्ट 1/3। ऐसे समझो, ये 1/3 N1/N2 की जगह A1/A2 लिख दोगे 4/1। ये लीजिएगा बेटा तरंगाग्र, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बेटा अगर पॉइंट सोर्स होता है तो तरंग किस में जाती है? 3D में जाती है, हर तरफ निकलती है, हर तरफ। पॉइंट सोर्स होता है तो हर तरफ निकलेगी 3D में, पूरे 3D में। यहां पे कोई लट्टू जला हुआ है बेटा, मान लीजिए कोई लट्टू जला हुआ है, कोई पॉइंट मास से, कोई पॉइंट मास है ना, कुछ मिला नहीं मुझे से पॉइंट मास टाइप का, ठीक है। तो पॉइंट मास टाइप का कोई बल्ब है, तो बल्ब से बेटा 3D में निकल लेगा क्या उजाला? 3D में, पूरे स्फीयर फॉर्म में, पूरे स्फेरिक फॉर्म में, पूरे स्पेस में जाएगा उजाला। बेटा अगर लीनियर सोर्स रहेगा ट्यूबलाइट की टाइप का, ट्यूबलाइट की टाइप का सोर्स रहेगा, ट्यूबलाइट की टाइप का सोर्स है बेटा, ट्यूबलाइट की टाइप का, तो बेटा हर तरफ रेडिएशन ऐसे निकलेंगी, ऐसे। अगर बेटा ट्यूबलाइट टाइप का सोर्स है, ट्यूबलाइट टाइप का सोर्स है, तो बेटा जो यहां से रेडिएशन निकले, जो यहां से लाइट निकलेगी बेटा, जो यहां से लाइट निकलेगी वो ऐसे इस शेप में बढ़ेगी, सिलिंड्रिकल शेप में आगे बढ़ती जाएगी, सिलिंड्रिकल शेप में आगे बढ़ती जाएगी। इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। जैसे मान लीजिए बेटा मैं बोल रहा हूं कि इधर भी जाएगी, ये लाइट सोर्स था है ना, पॉइंट, एक ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट। अब एक ट्यूबलाइट में से लाइट इधर भी जारी होगी, 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 इधर भी जारी होगी। इससे बेटा अगर कोई पूरा प्लेन आ जाए, कोई पूरा प्लेन आ जाए, मान लीजिए प्लेन सोर्स है, प्लेन सोर्स है, प्लेन सोर्स है, प्लेन सोर्स है, तो उसमें बेटा प्लेन की प्लेन फॉर्म में आगे बढ़ेगी, प्लेन की प्लेन फॉर्म में निकलेगी आगे, प्लेन की प्लेन फॉर्म में। तो बेटा अगर एक कोई पॉइंट सोर्स था, तो बेटा तरंग जिधर जा रही हो, तरंग के लंबवत 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 सरफेस बनाता जाऊं, तरंग जिधर जा रही हो उन तरंगों के लंबवत लंबवत, जिधर तरंग की दिशा है बेटा उन तरंगों के लंबवत 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 सरफेस बनाता जाऊं, तो बेटा उसी को तरंगाग्र बोला जाता है, उसी को तरंगाग्र बोला जाता है। देखो बेटा बिंदु सोर्स के लेके कौन सा रहेगा तरंगाग्र? कौन सा रहेगा बेटा? बिंदु सोर्स। जैसे छोटा बल्ब हो, छोटा ध्वनि यंत्र हो बेटा, उनके लिए कौन सा होता है? पूरे 3D में फैलती है, पूरी 3D में जाता है उजाला। देखो गोल शेप में आगे बढ़ेगी तरंगे, गोल शेप में तरंग ऐसे सीधी जाएगी, पर उजाला ऐसे गोल शेप में आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर लाइट जलाई तुमने, वैसे तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तुरंत फैल जाता है सब जगह। लेकिन अगर बिल्कुल स्लो मोशन में चलूं, मैं बिल्कुल स्लो मोशन में चलूं, तो कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से पहले R1 त्रिज्या के गोले तक उजाला फैल गया होगा, बहुत स्लो मोशन में देख रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद R2 त्रिज्या के गोले तक उजाला फैल गया होगा, हर तरफ समान दूरी तक पहुंचेगा उजाला सेम टाइम में। ट्यूबलाइट है बेटा, तो उजाला ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में आगे बढ़ेगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में आगे बढ़ेगा उजाला, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। थोड़ी देर में उजाला यहां तक फैल चुका होगा, फिर और आगे तक फैल चुका होगा, फिर और आगे तक फैल चुका होगा, बहुत ऐसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, उजाले की जो त्रिज्या है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
और बेटा समतल है, समतल है तो समतल है तो बेटा कहां पर, समतल है तो कहां पर, समतल है तो कहां पर, समतल है तो क्या होता है बेटा, समतल है, समतल प्लेन है, समतल प्लेन है, समतल प्लेन है तो बेटा क्या होती जाएगी, समतल प्लेन है तो क्या होती जाएगी, समतल फॉर्म में आगे बढ़ेगी, वैसी की वैसी आगे बढ़ती जाएगी बेटा। अब बेटा सुनिएगा मेरी बात को, है ना, क्या बात यहां से मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, है ना, तीव्रता की बात कर रहा हूं, तीव्रता को समझना, तीव्रता क्या होती है बेटा, तीव्रता क्या होती है, समझना मेरी बात को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बल्ब के बिल्कुल पास में, जैसे मान लो तुम्हारी कॉपी है पढ़ने की, उसको बल्ब के बिल्कुल पास में लेके जाओगे तो बेटा वहां उजाला बहुत ज्यादा दिखेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा लाइट दिखेगी। लेकिन बेटा तुम सोर्स से जितना दूर आते जाओगे, सोर्स से जितना दूर आते जाओगे, उजाला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सोर्स से जितना दूर जाते जाओगे बेटा उजाला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे मान लीजिए बेटा कोई स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर के पास साउंड बहुत तेज आएगा, तुम्हें स्पीकर के पास साउंड क्या आएगा, बहुत तेज। लेकिन बेटा स्पीकर से दूर जाते जाओगे तो साउंड क्या होता जाएगा, कम सुनाई देता जाएगा, कम सुनाई देता जाएगा। तो बेटा ये जो उजाला कम हो रहा है, सोर्स से दूर जाने पर, स्रोत से दूर जाने पर उजाला कम हो रहा है, या स्रोत से दूर जाने पर ध्वनि की इंटेंसिटी तीव्रता कम हो रही है, तो बेटा ये किस फॉर्म में कम हो रही होगी, ये पूछना चाह रहा हूं। समझना मेरी बात को, है ना। तो बेटा सोर्स से जो पावर निकलती है, सोर्स से जो पावर निकलती है, सुनना बेटा मेरी बात को, सोर्स से जो पावर निकलती है बेटा, सोर्स से जो पावर निकलती है वो पावर तो कांस्टेंट होती है, वो पावर तो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। सोर्स से जो पावर निकलती है तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है बेटा। और तीव्रता जो होती है, तीव्रता का फॉर्मूला, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तीव्रता का फॉर्मूला, तीव्रता क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर पावर पर यूनिट एरिया होती है बेटा, पावर, इसको पावर बोल देते हैं, पावर है ये। तो सोर्स से जो पावर निकली वो तो फिक्स है बेटा, लेकिन अब सुनना मेरी बात को, पहले सोर्स से जब पावर निकली तो पहले तो उजाला उसके आसपास है, उसके आसपास तक ही उजाला है। फिर बेटा तुम सोर्स से दूर जा रहे हो, सोर्स से उजाला जितना दूर पहुंचता जा रहा है उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, जितने एरिया में उजाला फैल रहा है उस एरिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है बेटा, उस एरिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सोर्स के बिल्कुल आसपास देखूंगा तो कम क्षेत्रफल में उजाला फैला हुआ है, फिर जितना दूर जाते जा रहे हैं बेटा एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो पावर आई थी वो ज्यादा क्षेत्रफल में फैलती जा रही है, जो पावर आ रही है वो आगे बढ़ते ज्यादा क्षेत्रफल में फैलती जा रही है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को बेटा, समझ रहे हो क्या मेरी बात को। तो बेटा सोर्स से जो पावर निकली है वो तो फिक्स है बेटा, वेव फ्रंट का एरिया जितना बढ़ता जाएगा, जितना वेव फ्रंट का एरिया बढ़ता जाएगा बेटा उतनी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, पावर पर यूनिट एरिया। सोर्स से निकलने वाली पावर फिक्स है, वो पावर जितना आगे जाती जा रही है उतने ज्यादा क्षेत्रफल में फैलती जा रही है। जो लाइट निकली है बेटा जितना दूर पहुंचेगी उतने ज्यादा क्षेत्रफल में फैल जाएगी, और जितने ज्यादा क्षेत्रफल में फैल जाएगी बेटा उसकी इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो बेटा देखिए ये वाला कौन सा था, ये प्लेन सोर्स है, समतल स्रोत है। ये कौन सा है बेटा, समतल स्रोत। ये बेटा कौन सा है, बिंदु स्रोत है। और बेटा ये कौन सा है, रेखीय स्रोत है। कौन सा स्रोत है, ये रेखीय स्रोत है। ठीक है डन है, समतल स्रोत, बिंदु स्रोत, ये वाला क्या रहेगा बेटा, रेखीय स्रोत।
अब सुनना मेरी बात को, जो समतल स्रोत होता है, समतल स्रोत में बेटा तरंगाग्र फैलता नहीं है, समतल स्रोत में तरंगाग्र फैलता नहीं है, समतल स्रोत में तरंगाग्र उसी शेप में चलता है, उसका एरिया कांस्टेंट रहेगा बेटा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा समतल स्रोत में। फिर उसके बाद में बेटा रेखीय स्रोत है, रेखीय स्रोत में जो बेटा तरंगाग्र पहुंचेगा उसका एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जितना दूर बढ़ता जाएगा बेटा उतना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो बेटा रेखीय स्रोत में तरंगाग्र किस शेप में बढ़ेगा, बेलनाकार शेप में बढ़ेगा, बेलनाकार शेप में। और बेटा बेलन के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrl। r दूरी पे जाओगे कितना हो जाएगा, 2πrl। r2 दूरी पे जाएंगे 2πr2l, r3 दूरी पे जाओगे 2πr3l, तरंगाग्र का क्षेत्रफल। अच्छा बेटा बिंदु स्रोत में जो उजाला होता है या जो साउंड होता है वो किस शेप में आगे बढ़ता है, गोलीय शेप में, हर तरफ आगे बढ़ेगा, हर तरफ गोलीय शेप में आगे बढ़ेगा। और बेटा गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। इसमें एरिया क्या रहेगा बेटा, 4πr²। इसमें एरिया क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बेटा सोर्स से निकलने वाली पावर तो फिक्स थी, बस जैसे जैसे उजाला आगे बढ़ता जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। सोर्स से जितना दूर आएंगे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ मिलेगा उजाला। तो बेटा इसमें इंटेंसिटी जो रहेगी 1/r² आ जाएगी, इसमें इंटेंसिटी बेटा 1/r आ जाएगी, है ना बेटा। एरिया देखिए केवल एरिया देखिए केवल एरिया देखिए केवल एरिया। एरिया के बाद में बेटा डायरेक्ट आई लिखिए, बीच वाली चीजों से कोई मतलब नहीं है, बेटा। इसमें देखिए एरिया कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, पावर अपॉन एरिया। एरिया क्या है बेटा, कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है तो आई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें देखिए बेटा आई इज इक्वल टू, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा 1 क्या हो जाएगा, r²। इसमें क्या जाएगा बेटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, 1/r। बेटा केवल ये 3 चीजें याद रखनी है बस। क्वेश्चन करता हूं मैं ना, क्वेश्चन पे आता हूं। देखो बेटा ये बिंदु सोर्स है, देखो बिंदु सोर्स लिखा हुआ है, पावर दी हुई है तुम्हें, क्लियर, पावर दी हुई है, देखो पावर दी हुई है बेटा, पावर दी हुई है। अच्छा अगर 10 मीटर दूरी पर आ चुका हूं मैं, तो 10 मीटर दूरी पर बेटा जो उजाला रहा होगा वो भी कैसे 10 मीटर त्रिज्या के गोले में फैल चुका होगा क्या। यहां भी 10 मीटर दूर तक आ चुका होगा उजाला, इधर भी 10 मीटर दूर तक आ चुका होगा, इधर भी 10 मीटर दूर तक, इधर भी 10 मीटर दूर तक, बाहर भी 10 मीटर दूर, इधर भी 10 मीटर दूर, हर तरफ कहां तक फैल चुका है उजाला, 10 मीटर। जब 10 मीटर दूर फैल चुका है पूरा उजाला तो बेटा 10 मीटर दूर जाने पर उसकी तीव्रता कितनी रह गई होगी, ये देखना है। तो बेटा बिंदु सोर्स है, कौन सा स्रोत है बेटा, बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत है तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, P अपॉन क्या लिखोगे, पावर पर यूनिट एरिया। पावर की वैल्यू बोलिए बेटा कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। एरिया कितना बेटा, 10 मीटर दूर आके कितने एरिया में फैल चुका होगा उजाला, 4π10²। 4π10², 10 से निपट जाएगा बेटा, 1/4π आ जाएगा, ये तीव्रता आएगी इस जगह पे। इस वाले में बताइए बेटा, इस वाले में बताइए तीव्रता का अनुपात बताना है बेटा। मत देखिए इस छपे हुए सॉल्यूशन को, अलग से लिख रहा हूं सॉल्यूशन, देखिए। बिंदु स्रोत है क्या बेटा, कौन सा स्रोत है, बिंदु स्रोत। बोलो बेटा आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, P अपॉन A। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, A2 अपॉन A1।
पावर तो सेम रहेगी, एक ही स्रोत है बेटा, पावर तो सेम रहेगी। अच्छा बेटा I1 अपॉन I2 लिखूं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1 का क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिंदु स्रोत के लिए क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। 2 के सामने क्या आएगा, 1, 1 के सामने क्या आएगा, 2। R1 बोलो बेटा, R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा, 10। R2 कितना हो जाएगा, 20। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। I1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 100 दी हुई है। I2 की कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। I1 की वैल्यू 100 दी हुई है, I2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखो देखिए बेटा, कौन सा सोर्स है, लीनियर सोर्स है क्या। लीनियर सोर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होता है क्या, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। देखो I2 दिया हुआ है, क्या पूछा है, I1। जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिख दो बेटा, I1। नीचे क्या लिख दोगे बेटा, जो गिवन है उसको नीचे लिख दो, I2। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है तो क्या कर दोगे, R2 अपॉन R1। 1 के सामने 2, 2 के सामने 1। R2 कितना दिया हुआ है बेटा, R2 कितना दिया हुआ है, 40। R1 कितना दिया हुआ है बेटा, 10। I1 मुझे पता करना है, I2 की जगह कितना लिख दूंगा, 50। I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 200। देखिए बेटा, बात कर रहा हूं अनुप्रस्थ तरंग के वेग की, अनुप्रस्थ तरंग के वेग की। अब देखिए बेटा, है ना, अब थोड़ा फटाफट से है ना, केवल फॉर्मूला बेस चल रहे हैं ना, फॉर्मूला बेस ही है। तो बेटा अब अपन बात कर रहे हैं ना, सुनिएगा मेरी बात को, कुछ कुछ चीजें जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं ना, एक बार फिर से बता रहा हूं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव, ये पढ़ लिया था अपन ने, ये पढ़ लिया था बेटा अपन ने ना। उसके बाद में बेटा सेकंड चीज अपन ने क्या पढ़ी, वेव वेलोसिटी, तरंग की चाल। तरंग की चाल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, तरंग की चाल के 3 फॉर्मूले याद है, लेमडा बाई टी, एन लेमडा, ओमेगा बाई के। तरंग चाल के 3 फॉर्मूले याद आ रहे हैं क्या तुम्हें, ऐसा तरंग चाल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, तरंग चाल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, लेमडा बाई टी, v इज इक्वल टू एन लेमडा, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। पढ़े थे क्या बेटा 3 फॉर्मूले, तरंग चाल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। लेकिन बेटा अपन बोलते हैं कि तरंग चाल, जिसे तरंग चाल का फॉर्मूला है, तरंग चाल की बात कर रहा हूं बेटा, तरंग चाल का फॉर्मूला, तरंग चाल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, v इज इक्वल टू एन लेमडा भी पढ़ा था, v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी भी पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के भी पढ़ा था। लेकिन बेटा जो तरंग चाल होती है, अपन ने बोला था ये इन पे किसी पे निर्भर नहीं करती, एन पर निर्भर नहीं करती, लेमडा पर निर्भर नहीं करती, टी पर निर्भर नहीं करती। तरंग चाल केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है, केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर। मैथमेटिकली v n मल्टीप्लाइड बाई लेमडा से आ जाएगा, मैथमेटिकली v लेमडा बाई टी से आ जाएगा, मैथमेटिकली v ओमेगा बाई के से आ जाएगा। लेकिन बेटा ये इन पर निर्भर नहीं करता है, ये इन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उल्टा ऐसा बोलेंगे कि n और लेमडा v पर निर्भर करते हैं। v तो फिक्स होता है, वो किसके हिसाब से रहता है बेटा, माध्यम के हिसाब से रहता है। इक्वेशन पैरामीटर की टर्म में मुझे जवाब देना था तो मैंने फॉर्मूला बना लिया उसका। लेकिन बेटा v उन चीजों पर निर्भर नहीं करता, तरंग की चाल उन चीजों पर निर्भर नहीं करती, केवल और केवल माध्यम पर निर्भर करती है तरंग की चाल।
और तरंग की चाल माध्यम पर निर्भर करती है बेटा, माध्यम पर निर्भर करती है। जानते हैं अपन ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग वायु में फिक्स है, कितना होता है 330 होता है। लेकिन वेग जिन पर निर्भर नहीं करता उनकी टर्म में भी कितने फॉर्मूले पड़े हुए हैं, 3 फॉर्मूले, लेमडा बाई टी, एन लेमडा और बेटा कौन सा ओमेगा बाई के, ये सब तरंग के वेग थे। लेकिन इक्वेशन में जो पैरामीटर आते हैं उनकी टर्म में था तरंग का वेग। अब बेटा तरंग के वेग को उस टर्म में पढ़ रहा हूं जिसमें एक्चुअलिटी में डिपेंड करता है माध्यम के कणों पे डिपेंड करता है बेटा। अब जा रहा हूं माध्यम वाले फॉर्मूले पे कि माध्यम की कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे वेग डिपेंड करेगा। अब सुनना बेटा बात को, मैं बोल रहा हूं रस्सी वाली तरंग माध्यम पे निर्भर करती है, माध्यम पर, कोई से भी तरंग हो, वेग किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पे निर्भर करेगा। अब बेटा जैसे रस्सी वाली तरंग की बात करूं तो रस्सी वाली माध्यम की 2 प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। रस्सी वाली जो तरंग होती है बेटा, सुनना बेटा मेरी बात को सुनना, रस्सी वाली तरंग की बात कर रहा हूं। रस्सी वाली तरंग बेटा रस्सी की प्रॉपर्टी पर निर्भर करेगी, रस्सी का वाला जो माध्यम है उस पर निर्भर करेगी, रस्सी वाले माध्यम पर निर्भर करेगी। और रस्सी के लिए बेटा माध्यम का मतलब 2 चीजें रहेगी, एक तो बेटा तनाव, एक तो क्या रहेगा रस्सी में तनाव, रस्सी कितनी टाइट है, रस्सी कितनी टाइट है इस पर निर्भर करती है तरंग की चाल। रस्सी जितनी ज्यादा टाइट होती है, रस्सी में जितना ज्यादा तनाव होता है बेटा तरंग की चाल भी उतनी ज्यादा होती है। रस्सी जितनी ज्यादा टाइट रहेगी बेटा तरंग की चाल भी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा बेटा दूसरा चीज क्या बेटा, रस्सी का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व बेटा मास पर यूनिट लेंथ M/L की बात कर रहा हूं, M/L 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर और एक बेटा रस्सी के तनाव पर। रस्सी में जो तरंग होती है बेटा, रस्सी वाली जो तरंग होती है उस रस्सी वाली तरंग का वेग, रस्सी में डिस्टर्बेंस कितनी स्पीड से दौड़ेगा, रस्सी में एनर्जी कितनी स्पीड से दौड़ेगी। तो बेटा रस्सी में जो तरंग होती है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, T/μ। टी का मतलब क्या रहेगा बेटा, टी का मतलब क्या रहेगा, रस्सी में तनाव। टी का मतलब क्या है बेटा, रस्सी में तनाव। और दूसरा बेटा म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। बेटा जिसको क्या लिखा जाएगा, इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी, केजी पर मीटर। क्या लिखी जाएगी बेटा, केजी पर मीटर। इसको रेखीय घनत्व भी बोला जाता है। म्यू इज इक्वल टू क्या, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। बेटा अगर रेखीय द्रव्यमान घनत्व, रस्सी है तो रेखीय वाला द्रव्यमान घनत्व इसके लिए परिभाषित होगा। अच्छा बेटा अगर रेखीय द्रव्यमान घनत्व इसके लिए परिभाषित है, बेटा रेखीय द्रव्यमान घनत्व इसके लिए परिभाषित है, म्यू इसके लिए परिभाषित है। अगर इस म्यू को मैं रो की टर्म में लिखना चाहूं, सुनना मेरी बात को, रो की टर्म में लिखना चाहूं, देखना बेटा म्यू को, म्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ये लिखा जाएगा। मास को क्या लिखोगे बेटा, घनत्व गुणा आयतन। बेटा इसको क्या लिखोगे, रो। आयतन को क्या लिखोगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। इससे खत्म हो जाएगा बेटा। देखो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, रो ए। म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, रो ए। म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, रो ए। म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, रो ए। जब भी अगर जरूरत पड़े म्यू को लिखने की तो रो ए लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बेटा, रो ए। म्यू को जरूरत पड़ने पे क्या लिखा जा सकता है, रो ए। रो कौन सा घनत्व है बेटा, आयतन घनत्व है, द्रव्यमान बटे आयतन वाला घनत्व है। म्यू कौन सा घनत्व है बेटा, द्रव्यमान बटे लंबाई वाला घनत्व है, रेखीय घनत्व है म्यू। यूनिट से याद रखिएगा बेटा, यूनिट से याद रखिएगा। देखो बेटा म्यू की यूनिट क्या होती है, म्यू की यूनिट रेखीय घनत्व है। रेखीय घनत्व है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा,
इसकी यूनिट क्या रहेगी, केजी पर मीटर। इसकी यूनिट बोलो बेटा, वॉल्यूम घनत्व है तो क्या रहेगी, केजी पर मीटर क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट से याद रह जाएगा क्या, देखो म्यू का मतलब क्या है, केजी पर मीटर, रो का मतलब क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, जबकि मुझे केजी पर मीटर चाहिए तो मीटर स्क्वायर से गुणा कर दूं क्या। देखो बेटा ये केजी पर मीटर है केवल, यहां पर इसका मतलब क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। रो को किससे गुणा करोगे, एरिया से, मीटर स्क्वायर से, तब जाके केजी बाय मीटर बचेगा। तो बेटा अगर कभी वो रेखीय घनत्व ना दे, बल्कि कौन से घनत्व की बात करें, नॉर्मल घनत्व की, आयतन घनत्व की बात करें, तो म्यू की जगह क्या लिखा जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाय ए लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो क्या भाई, मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या। जनरली अपन किससे कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू बेटा रूट ओवर टी बाई म्यू, पर कभी कभी बेटा वो म्यू नहीं देके अपन को रो दे देगा, रो दे देगा, तो रो दे देगा तो बेटा म्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, रो मल्टीप्लाइड बाई ए लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में रो दिया हुआ है तो बेटा फॉर्मूले को भी रो की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। तो बेटा याद फॉर्मूला क्या रखोगे, याद फॉर्मूला क्या याद रखोगे, फॉर्मूला मेन फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर टी बाई म्यू फॉर्मूला है, रूट ओवर टी बाई म्यू। अब बेटा टी पता करना है तो टी पता करना है तो एनएलएम की तरह के फोटो दिखेंगे तुम्हें, बेटा एनएलएम की तरह के फोटो दिख जाए, पुल्ली वगैरह दिख जाए, ब्लॉक वगैरह दिख जाए, देखो बना हुआ है फोटो इधर, पुली वगैरह दिख जाए, ब्लॉक वगैरह दिख जाए, और बेटा तुमसे तार में क्या पूछा जाए, रस्सी में तरंग का वेग पूछा जाए बेटा, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, रूट ओवर टी बाई म्यू आएगा। अपन ने लिख दिया बेटा रो ए, देखो ये तरंग को, ये रही है बेटा, ये रहा वायर, ये रहा वायर, ये रहा तार, तार के लिए लिखा है बेटा, देखो म्यू की जगह क्या लिख दिया बेटा, रो ए, और एरिया की जगह क्या लिख दोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह क्या लिखोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर। यहां से क्लियर पता लगेगा बेटा, तुम्हें क्लियर पता लगेगा कि जो बारीक वायर होता है, जो बारीक वायर होता है उसमें तरंग तेजी से चलती है, जो बारीक वायर होगा जिसके लिए त्रिज्या क्या रहेगी, कम रहेगी, आर की वैल्यू क्या रहेगी, कम, जिसके लिए बेटा आर की वैल्यू कम है, बेटा आर की वैल्यू कम है तो, आर की वैल्यू कम है तो वीटी क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा, आर की वैल्यू अगर कम है तो बेटा वीटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। पतले वायर में तरंग की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है, मोटे वायर में तरंग की चाल क्या होती है, कम होती है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला केवल क्या याद रखना है, वी टी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू, बस म्यू को अलग से याद रखिए, रो मल्टीप्लाइड बाई एरिया। देखिएगा बेटा जी, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग का वेग खोखले तार में ठोस तार की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि दोनों तार एक ही पदार्थ, त्रिज्या व तनाव के हो। देखिए स्टेटमेंट सही है क्या बेटा, स्टेटमेंट सही है क्या। खोखला वायर का द्रव्यमान क्या रहेगा, कम रहेगा, म्यू क्या रहेगा, कम रहेगा, म्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। खोखले वायर है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, कम। सेम त्रिज्या का अगर ठोस वायर हो तो ठोस वायर का द्रव्यमान क्या रहेगा, ज्यादा, सेम त्रिज्या का खोखला वायर तो उसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या आएगा, कम। सेम त्रिज्या का ठोस वायर, उसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या आएगा, ज्यादा। तो बेटा खोखले वायर में वेग क्या होगा, अधिक होगा। ठोस वायर है, म्यू का मान ज्यादा रहेगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, म्यू ज्यादा, तो बेटा वी क्या हो जाएगा, कम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है बेटा, वो अपन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि जो गिटार है, गिटार के वायर कैसे होने चाहिए, गिटार के वायर कैसे होने चाहिए। तो बेटा दो जवाब देने होते हैं, एक तो जवाब टेंशन का देना होता है, एक तो जवाब किसका देना होता है, टेंशन का। एक देना होता है पतले मोटे या फिर खोखले भरे हुए का, खोखले का, ठोस का। तो दो चीजों से जवाब दिया जाता है बेटा, दो चीजों से जवाब दिया जाता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर टी बाई म्यू होता है। मैं चाहता हूं कि गिटार में साउंड अच्छा जनरेट हो, तो ध्वनि की तरंग की चाल क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तरंग की चाल अच्छी तब होगी जब बेटा टेंशन तो क्या हो, ज्यादा हो। इसलिए तुमने देखा होगा गिटार वाले वायर को टाइट करते हैं, पहले गिटार बजाने से पहले वायर को क्या करते हैं, टाइट करते हैं।
और बेटा म्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। म्यू क्या होना चाहिए, कम। म्यू कम होना चाहिए मतलब क्या होनी चाहिए गिटार के वायर, या तो खोखले होने चाहिए, या तो खोखले होने चाहिए। खोखले और ठोस में से पूछे तो खोखले होने चाहिए, पतले और मोटे में से पूछे तो पतले होने चाहिए बेटा गिटार के वायर। दो गिटार है, दो गिटार है, दो गिटार का कंपैरिजन किया जा रहा है। कौन सी गिटार ज्यादा अच्छी है? वो गिटार ज्यादा अच्छी रहेगी जिसमें तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन म्यू क्या हो, कम हो। म्यू कम होने का मतलब वायर क्या हो, पतले हो, या फिर क्या हो, खोखले हो। डन बेटा जी, आगे चलता हूं। अब बेटा ये प्रतिबल विकृति, शायद ये चैप्टर अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर तुमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन बेटा इसको प्रतिबल विकृति इनके टर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यंग मॉड्यूलस वगैरह इनके टर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर्मूले को आगे ले जाते किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है बेटा, है ना। अपने पास पॉसिबिलिटी अपन को खुली रखनी है, पॉसिबिलिटी अपन को खुली रखनी है। देखो बेटा म्यू को क्या लिखता है, सबसे पहले म्यू को लिखता है। म्यू को क्या लिखता है सबसे पहले, ए रो। म्यू को सबसे पहले क्या लिखेगा बेटा, ए रो। देखो म्यू को सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, रो ए। देखो ए रो। अच्छा बेटा प्रतिबल में जाना चाह रहा हूं, प्रतिबल विकृति में जाना चाह रहा हूं, प्रतिबल विकृति में जाना चाह रहा हूं। तो बेटा टी बाई ए, टी बाई ए, टी क्या टेंशन ही होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को क्या बेटा प्रतिबल बोला जाता है क्या, टी अपॉन ए। यहां पर जो टी अपॉन ए बनेगा बेटा, टी अपॉन ए बराबर की जगह क्या लिख दिया जाएगा, प्रतिबल लिख दिया जाएगा। टी अपॉन ए की जगह क्या लिख दिया जाएगा, प्रतिबल। देखो बेटा यही लिखते हैं क्या, टी अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यही प्रतिबल होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यही प्रतिबल होता था क्या बेटा। अच्छा बेटा प्रतिबल और विकृति में संबंध लिख रहा हूं, अब सुनना यहां से ना। प्रतिबल की जगह क्या लिखा जाएगा, प्रतिबल अपॉन विकृति इक्वल टू क्या होता है बेटा, यंग मॉड्यूलस। तो प्रतिबल की जगह क्या लिख दोगे बेटा, प्रतिबल की जगह यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय विकृति आ जाएगा क्या। देखो प्रतिबल की जगह पे यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, विकृति। ठीक है चलो बेटा, इसने लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग भी लिख दिया। इस वाले पेज पे मैं एक बार फिर से आता हूं, पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग पढ़ लेंगे, उसके बाद आऊंगा इस पे, है ना, आगे वाले फॉर्मूले पे। पूरे फॉर्मूले को एक बार फिर से बताऊंगा तुम्हें, है ना, क्योंकि अभी तुमने लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग नहीं पढ़ा है ना। इस पेज को अभी जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग पढ़ेंगे उसके बाद वापिस आऊंगा इस पेज पे एक बार, है ना, तब वापिस से। अभी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग नहीं पढ़ा है अपन ने, है ना, तो आगे वाली चीज लिखने में अब तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। उस वाले पे आगे आ रहा हूं मैं बाद में, है ना। ठीक है बेटा, समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को। बेटा रुकता इसलिए हूं ताकि तुम्हारे जवाब का इंतजार करता हूं, हाँ या ना कुछ बोल दो तुम। क्वेश्चन पे आइए बेटा। क्वेश्चन सिंपल ऐसे कैसे दिखेंगे, जब भी बेटा रस्सी की चाल रूट ओवर टी बाई म्यू का क्वेश्चन होगा, तो रूट ओवर टी बाई म्यू का क्वेश्चन दिखेगा बेटा, एनएलएम की तरह का फोटो दिखेगा, एनएलएम की तरह का फोटो दिखेगा, एनएलएम की तरह का फोटो। देखो दिख रहा है एनएलएम की तरह का फोटो। जब भी Vt इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू, टेंशन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा, तो एनएलएम की तरह का फोटो दिखेगा तुम्हें। दिख रहा है क्या इसमें, एनएलएम की तरह का फोटो दिख रहा है क्या, ब्लॉक वगैरह रस्सी वगैरह दिख रहे हैं क्या बेटा, देखो। अच्छा बेटा ये ऊर्ध्वाधर निकाय है, ऊर्ध्वाधर निकाय में क्या तुम्हें टेंशन पता करना आता है, जहां का भी टेंशन पता करना उससे नीचे वाला मास मल्टीप्लाइड बाई जी कर देते हैं। जहां का भी टेंशन पता करना उससे नीचे वाला मास मल्टीप्लाइड बाई जी।
दोनों तारों में अनुप्रस्थ तरंग के वेग का अनुपात ज्ञात करो जबकि दोनों तार एक समान है। तार एक समान है बेटा, म्यू भी क्या होगा, सेम होगा। देखो क्लियर लिखा हुआ है, क्या तार क्या है, एक समान है। इसका मतलब म्यू भी क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। और बेटा म्यू समान रहेगा तो देखो क्या मैंने वेलोसिटी का जो रेशियो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है क्या, v बराबर रूट ओवर टी बाई म्यू। म्यू तो सेम है बेटा, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू रूट ओवर t1 बाई t2 आ जाएगा क्या, बोलो रूट ओवर t1 बाई t2 आ जाएगा क्या बेटा, देखो। अच्छा बेटा रूट ओवर t1 बाई t2, t1 वाली वैल्यू देखो, t1 के नीचे बेटा कितना मास है टोटल, 60 और 20। कितना मास है बेटा, 60 और 20। t1 लिखूंगा बेटा, t1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा बेटा, g। ऐसे बेटा t2 की वैल्यू लिखूंगा तो t2 की वैल्यू क्या आएगी, 20 मल्टीप्लाइड बाई g। देखो बेटा रूट ओवर t1 बाई t2, 80 बाई 80 जी, 20 जी से जी खत्म बेटा, कितना बचेगा 4, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। कितना अनुपात आएगा, 2 अनुपात 1, vt1 अनुपात vt2 कितना आएगा बेटा, 2 अनुपात 1 आएगा। बेटा ऊपर वाले में तनाव 60 नहीं बेटा, पूरा 80 जी रहेगा, उसके नीचे वाले सारे मास देखने होते हैं। वर्टिकल सिस्टम में जब भी रस्सी, किसी भी रस्सी में तुम टेंशन पता करो, किसी भी पॉइंट पर टेंशन पता करो, उससे नीचे वाले सारे मास मल्टीप्लाइड बाई जी करना होता है। ठीक है बेटा, है ना, अब खाली पेज आ गया है। अब ध्वनि का वेग जो है बेटा, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग का वेग, अनुदैर्ध्य तरंग का वेग की बात कर रहा हूं। ये कौन सी तरंग थी बेटा, अनुप्रस्थ तरंग थी। अनुप्रस्थ तरंग मतलब बेटा रस्सी वाली तरंग थी। अब बेटा अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहा हूं, पी तरंग की बात कर रहा हूं, पी तरंग की, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग की बात कर रहा हूं। तो बेटा सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। अगर मैं ध्वनि तरंग की बात करता हूं, अनुदैर्ध्य तरंग की बात करता हूं, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, वी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, वी लॉन्गिट्यूडनल बेटा। तो वी लॉन्गिट्यूडनल बेटा न्यूटन का नियम, न्यूटन का फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूटन के फॉर्मूले से, न्यूटन के सूत्र से, न्यूटन के सूत्र से बेटा इसको क्या लिखा जाता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, प्रत्यास्थता गुणांक अपॉन क्या आएगा बेटा, रो। प्रत्यास्थता गुणांक अपॉन क्या आएगा बेटा, रो आएगा। क्या आएगा, प्रत्यास्थता गुणांक अपॉन रो। न्यूटन ने बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसको पता लगा बेटा, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है ये। एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक अपॉन रो। जहां बेटा ई का मतलब क्या होता है, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक। और बेटा रो का मतलब क्या होता है, माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब बेटा, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या समझोगे बेटा, ध्वनि। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या समझोगे बेटा, ध्वनि। तो बेटा न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, देखो ये ई का मतलब भी क्या है, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, रो का मतलब भी क्या है, माध्यम का घनत्व। समझ पा रहे हो बेटा बात को, दोनों चीजें माध्यम पर नहीं निर्भर कर रही है, दोनों चीजें किस पर निर्भर कर रही है, माध्यम पर निर्भर कर रही है बेटा। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग, लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग भी किस पर निर्भर कर रहा है बेटा, ई पर, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक। और किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम का घनत्व। बेटा प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के पढ़ते थे तुम, 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक। पहला पढ़ते थे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा पढ़ते थे बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा पढ़ते थे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। 3 प्रकार के गुणांक पढ़ते हो, 3 प्रकार के गुणांक पढ़ते हो बेटा। तो बेटा न्यूटन के सूत्र से क्या रहेगा, ई बाई रो रहेगा बेटा, क्या रहेगा, ई बाई रो। अब बेटा मैं सबसे पहले फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है कि बेटा ध्वनि के जो वेग रहेगा वो क्या रहेगा, ई बाई रो रहेगा। ई का मान अलग अलग है, ई का मतलब क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं कहां की, ठोस की। पहले सबसे पहले किसमें बेटा, ठोस माध्यम में।
किसमें? ठोस में। ठोस में बेटा लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कौन सा आएगा? प्रत्यास्थता गुणांक, यंग वाला आ जाता है बेटा। और क्या हो जाएगा बेटा? रो आ जाएगा। ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूं बेटा। सेकंड वाले में द्रव में कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक आता है बेटा? कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक आता है? बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, बी अपॉन क्या आएगा बेटा? रो आएगा। लेकिन बेटा जहां पर बी का फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? माइनस वी डीपी बाई डीवी, माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, माइनस वी डीपी बाई डीवी। हाँ, दो ही आएगा बेटा, लास्ट वाले में दो ही आएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। लास्ट इंपोर्टेंट माध्यम, लास्ट इंपोर्टेंट माध्यम, लास्ट इंपोर्टेंट माध्यम कौन सा बेटा? गैस। लास्ट इंपोर्टेंट माध्यम कौन सा है बेटा? गैस में। थर्ड नंबर वाला माध्यम कौन सा है? गैस में, गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग। तो बेटा गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? कौन सा गुणांक आ जाएगा? बल्क प्रत्यास्थता गुणांक। अपोन में क्या आएगा बेटा? रो आएगा। अपोन में क्या आएगा बेटा? रो आएगा। अच्छा बेटा, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, अब गैसीय माध्यम के लिए जो बल्क प्रत्यास्थता गुणांक होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है बेटा, वो गैसीय माध्यम के लिए प्रोसेस पर निर्भर करता है, प्रक्रम पर निर्भर करता है। समतापीय प्रक्रम के लिए अलग मान आएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अलग मान आएगा। हर प्रक्रम के लिए मान क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। तो बेटा यहां से दो थ्योरी निकल के आती है, सुनना मेरी बात को। सबसे पहली थ्योरी किसकी बेटा? न्यूटन की। न्यूटन ने बोला बेटा, न्यूटन ने बोला कि जो गैस, जब साउंड जब गैस में ट्रेवल करता है, साउंड जब गैस में ट्रेवल करता है बेटा, तो गैस में ट्रेवल करता है तो उसने उस प्रक्रम को कौन सा माना बेटा? समतापीय प्रक्रम माना। कौन सा प्रक्रम माना बेटा? समतापीय। गैस में ध्वनि संचरण को समतापीय प्रक्रम माना, समतापीय प्रक्रम माना न्यूटन ने बेटा, है ना। अच्छा, समतापीय प्रक्रम माना तो बल्क मॉड्यूलस का मान कितना लिखेगा बेटा? पी लिखेगा। बल्क मॉड्यूलस का मान कितना होता है? पी होता है समतापीय प्रक्रम के लिए। जो हीट वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस का मान कितना होता है समतापीय के लिए। समतापीय के लिए किसके बराबर होता है? पी के बराबर। तो बेटा यहां पर मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, फिर वी एल इज इक्वल टू कितना आया? रूट ओवर पी अपॉन में कितना आएगा बेटा? रो। बल्क मॉड्यूलस की जगह पी लिख दिया। लेकिन मुझे पता है बेटा सराउंडिंग में गैस के लिए जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, वायु के लिए कैलकुलेट किया बेटा, वी एल वायु, तो वी एल वायु के लिए वैल्यू कितनी आई बेटा? वायु के लिए जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो ये वाली वैल्यू कितनी आई बेटा? वायु के लिए 280 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई बेटा? 280 मीटर पर सेकेंड। जबकि बेटा मुझे पता है कितनी होती है? 330 होती है। फिर बेटा लाप्लास इसका स्टूडेंट था जो इसके एक्सपेरिमेंट को बार बार देखे जा रहा था। तो बेटा लाप्लास जो स्टूडेंट था बेटा, इसने बोला कि गुरुजी यहां पर थोड़ी सी गलती है, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। लाप्लास करेक्शन जिसको बोला जाता है, लाप्लास करेक्शन। उसने बोला बेटा कि ये प्रक्रम जो है बेटा, ये कौन सा है? रुद्धोष्म। कौन सा प्रक्रम? रुद्धोष्म। लाप्लास ने कौन सा माना बेटा? रुद्धोष्म प्रक्रम माना। अच्छा, रुद्धोष्म माना तो जो बल्क मॉड्यूलस लिखोगे बेटा रुद्धोष्म के लिए, वो कितना होता है? गामा मल्टीप्लाइड बाय पी होता है। गामा मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है बेटा? पी होता है। अच्छा बेटा, जब इससे सोल्व किया, फिर वी एल के फॉर्मूले में वैल्यू लिखी, रूट ओवर गामा पी बाई रो। तो बेटा इससे जो वैल्यू मिली वायु में, वी एल वायु जो आया बेटा, वो कितना आ रहा था? अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा था बेटा? 332 आ रहा था। कितना आ रहा था? 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैंने बोला कि बेटा लाप्लास वाला क्या है? सही है।
यहां से एक और प्रोसेस पे, यहां से एक और बात करता हूं बेटा तुमसे, इसके बाद एक और बात करता हूं, सुनना मेरी बात को। मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा, साउंड का जो वेग रहेगा, साउंड का जो वेग रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, गामा पी बाई रो रहेगा। कितना रहेगा, गामा पी बाई रो। अच्छा बेटा, पी बाई रो को जरूरत पड़ने पे क्या लिखा जा सकता है, पी बाई रो को जरूरत पड़ने पे क्या लिखा जा सकता है, आर टी बाई एम डब्ल्यू। और बेटा जरूरत पड़ने पे क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम लिखा जा सकता है। आइडियल गैस इक्वेशन से, आदर्श गैस समीकरण से पी बाई रो की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर टी बाई एम डब्ल्यू, स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम लिखा जा सकता है। सोल्व करके बता देता हूं तुम्हें। देखो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू आर टी होता है क्या, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पी बेटा ये वी, म्यू की जगह क्या लिखोगे बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये लिखा जाएगा। देखो यहां से P इज इक्वल टू एम अपॉन वी आ जाएगा, ये आर टी अपॉन एम डब्ल्यू को अलग कर दिया बेटा। ये घनत्व होगा क्या, देखो P बाई रो, ये घनत्व आएगा क्या, देखो P बाई रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, आर टी बाई एम डब्ल्यू आएगा क्या, बोलो। देखो बेटा सही लिख रहा हूं क्या मैं, P बाई रो की जगह आर टी बाई एम डब्ल्यू लिखा जा सकता है क्या। P बाई रो की जगह आर टी बाई एम डब्ल्यू लिखा जा सकता है क्या। हाँ जी बेटा बोलो, P बाई रो की जगह आर टी बाई एम डब्ल्यू। याद रह जाएंगे बेटा, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। थर्मल फिजिक्स में फिर पढ़ते हैं इन फॉर्मूलों को, थर्मल फिजिक्स में बेटा केटीजी में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां फिर से इन फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन वाले टॉपिक में। P बाई रो को क्या लिखा जा सकता है, आर टी बाई एम डब्ल्यू, स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। बेटा जब अब्बन में ध्वनि के वेग की जब भी बात करूं बेटा, ध्वनि के वेग की, तो ध्वनि के वेग के मैक्सिमम क्वेश्चन किस में बनेंगे बेटा, गैस में बनेंगे। क्योंकि ध्वनि जनरली बोली कहां पे जाती है, गैस में। सुनी कहां पे जाती है, गैस में। तो ध्वनि के जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो कहां पे बनेंगे, गैस में बनेंगे। जिससे बेटा रस्सी वाले क्वेश्चन के लिए मैंने बोला, रस्सी वाला क्वेश्चन, रस्सी का वेग जब भी आएगा तो एनएलएम की तरह का फोटो दिख जाएगा। एनएलएम की तरह का फोटो दिख गया मतलब V बराबर रूट ओवर टी बाई म्यू है। इससे बेटा जो ध्वनि का क्वेश्चन बनेगा, ध्वनि की चाल का, वो किसमें बनेगा, गैस में बनेगा बेटा। ध्वनि को बोला भी कहां जाता है, गैस में। सुना भी कहां जाता है, गैस में। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में बनते हैं ध्वनि के। जो सॉलिड पढ़ा था, जो लिक्विड पढ़ा था, सॉलिड और लिक्विड में इतने क्वेश्चन नहीं बनते बेटा। ध्वनि के क्वेश्चन किसमें बनेंगे, गैस में बनेंगे। और बेटा इस फॉर्मूले के लिए याद रखना है ना, काम की चीज बता रहा हूं, फॉर्मूले के लिए याद रखना बेटा, फॉर्मूले के लिए याद रखना। जब P व T दोनों दिए जाए, P व T दोनों गिवन हो, P व T दोनों गिवन हो, तो निर्भरता केवल और केवल T पर होती है बेटा। कहां पर होती है, केवल और केवल T पर होती है। केवल और केवल कहां पर होती है बेटा, T पर होती है। तापमान पर निर्भरता होती है केवल। किस पर निर्भरता होती है, केवल तापमान पे। दो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला कौन सा है बेटा, P वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा है बेटा, T वाला फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले हैं बेटा। कौन सा वाला फॉर्मूला काम में लिया जाएगा, T वाला फॉर्मूला। जब दोनों डेटा गिवन हो, P भी मुझे गिवन हो, T भी गिवन हो, कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, T वाला फॉर्मूला। देखिएगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए अपन, है ना। अब आते हैं अपन आगे वाली बातों पे, क्वेश्चन वगैरह पे, या इनकी निर्भरता, ध्वनि के वेग की निर्भरता किस किस पर रहेगी, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन की भी बात करेंगे। अब वायर का भी पढ़ चुके हैं। वायर का वेग आते दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, वायर आ गया, रस्सी की तरंग का वेग है रूट ओवर टी बाई म्यू, रूट ओवर टी बाई म्यू। बेटा जैसे ध्वनि का वेग आए, दिमाग में क्या आना चाहिए, रूट ओवर गामा पी बाई रो, रूट ओवर गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू, रूट ओवर गामा स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम।
इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। दो तार जिनका घनत्व अलग अलग है, घनत्व क्या है अलग अलग, घनत्व अलग अलग, घनत्व अलग अलग, रो अलग अलग है बेटा, रो अलग अलग है देखो, परंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। ए क्या दे रखा है बेटा, सेम दे रखा है। ए का मान क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। एक साथ जोड़े गए हैं, एक साथ जोड़े गए हैं। तार में तनाव कितना है, टी है। तार में तनाव क्या दे रखा है बेटा, समान दे रखा है। एक साथ जोड़ दिए सीरीज में, मतलब तनाव क्या रहेगा, सेम। सीरीज में जोड़ने पे बल क्या होता है बेटा, सेम होता है। यदि एक तार में अनुप्रस्थ तरंग का वेग 2 गुना हो तो घनत्व का अनुपात बताइए, घनत्व का अनुपात बताइए। एक तरंग में बेटा दे रखा है वेग कितना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है। देखो बेटा क्या क्या सेम बोला है, ए टी भी सेम बोल दिया, ए भी सेम बोल दिया, ये चीजें तो क्या बोल दी बेटा, समान बोल दी। फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा वीटी, वीटी का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, वीटी, वीटी का फॉर्मूला √T बाई म्यू रहेगा क्या बेटा। इसी फॉर्मूले को मैं आगे चल के म्यू की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, रो मल्टीप्लाइड बाई ए लिख दूंगा क्या, म्यू की जगह रो मल्टीप्लाइड बाई ए। यही चीज काम आती है बेटा अपने, म्यू की जगह क्या, रो मल्टीप्लाइड बाई ए लिखना पड़ जाता है कभी कभी। अच्छा बेटा टी और ए तो क्या है, सेम है, टी और ए तो सेम है, तो वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √1 बाई रो आ जाएगा क्या बेटा, √1 बाई रो। यहां से ऐसा लिख दू क्या बेटा, यहां से ऐसा लिख दू क्या बेटा, VT1 बेटा क्या लिख दू, VT2 इज इक्वल टू क्या लिख दू बेटा, रो2 बाई रो1। किसके अंदर बेटा, रूट के अंदर। देखो बोला जा रहा है एक तरंग में वेग दूसरी तरंग का कितना है बेटा, 2 गुना है, 2 गुना है। तो क्या लिखोगे बेटा, 2 टाइम्स ऑफ VT2। इधर क्या लिखोगे, VT2 इज इक्वल टू रो2 बाई रो1। इससे इसको निपटा दू, स्क्वायर कर देता हूं बेटा, वर्क कर देता हूं, स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 4 इज इक्वल टू रो2 बाई रो1, 4 इज इक्वल टू रो2 बाई रो1। डन क्या बेटा, देखो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है क्या सभी को। तो बेटा जिसे वो तार बोल रहा है वैसे दिमाग में फॉर्मूला क्या चलना चाहिए, √T बाई म्यू। तार बोल रहा है, टेंशन का जिक्र कर रहा है, मतलब वो माध्यम के कणों की टर्म में चाहता है फॉर्मूले को। ठीक है, सॉल्यूशन भी हो रखा है, देख लेना इसमें से। देखो तो इस वाले क्वेश्चन को कीजिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। सोल्व तो हो रखा है लेकिन अब क्या ही करूं। शानदार क्वेश्चन है बेटा, अगर तुम इस सॉल्यूशन को ना देखो, सॉल्यूशन के आगे अगर मैं खड़ा हो जाता हूं यहां पे, तो बेटा शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखते पता तो लग रहा है कि ये रस्सी वाली तरंग का क्वेश्चन है या किसका क्वेश्चन है, √T बाई म्यू का क्वेश्चन है क्या, एलएलएम की तरह का फोटो है क्या। देखो √T बाई म्यू का क्वेश्चन होगा क्या बेटा, ये देखो पहले √T बाई म्यू का क्वेश्चन होगा क्या। अब बेटा इस सॉल्यूशन को तो कर रहा हूं साइड में, है ना। अब तुम सुनना मेरी बात, है ना। अब जो मैं समझा रहा हूं वो समझना तुम, है ना। सुनना मेरी बात को। देखो इसने क्या पूछा है, सबसे पहले दिए गए चित्र में रस्सी का द्रव्यमान। बेटा रस्सी का द्रव्यमान, रस्सी यहां से लेकर यहां तक है बेटा, इस तरफ है, यहां से लेकर यहां तक है रस्सी पूरी। फोटो दिख रहा है बेटा, क्लियर।
रस्सी दिख रही है, यहां से बंधी हुई है, इधर 2 kg तक लिपटी हुई है इधर। तो बेटा देखो रस्सी का कुल द्रव्यमान दिया हुआ है, तुम्हें रस्सी का कुल द्रव्यमान दिया हुआ है। है ना, आप सुनिएगा बेटा, अनुप्रस्थ तरंग द्वारा सतह से घिरनी तक जाने में लगा समय। यहां पे मैंने कोई तरंग जनरेट करी बेटा, यहां पे मैंने रस्सी को ऐसे प्लग किया, रस्सी को ऐसे प्लग किया, यहां से वेव जनरेट हो गई बेटा। तो यहां से तरंग को ऊपर 2 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है वो। तरंग को 2 मीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तरंग को यहां से ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तरंग को 2 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम मुझसे पूछा जा रहा है बेटा। मैंने यहां पे कोई तरंग जनरेट की है, ये तरंग बेटा यहां 2 मीटर कितनी देर में पहुंच जाएगी, इस जगह पर कितनी देर में पहुंच जाएगी, ये पूछा जा रहा है मेरे से क्वेश्चन में। अच्छा बेटा, अगर सबसे पहले तो मुझे ये तो पता है कि इसको दूरी 2 मीटर तय करनी है। तरंग को यहां से जो मैं तरंग जो डिस्टर्बेंस जनरेट करूंगा उसको कितना ऊपर जाना है, 2 मीटर ऊपर जाना है। दूरी तो मुझे पता है बेटा, दूरी तो मुझे पता है। अगर चाल भी मुझे पता लग जाए तो समय भी आ जाएगा क्या, दूरी बटे चाल से समय आ जाएगा क्या बेटा, केवल तरंग की चाल पता करनी है। दूरी तो दे रखी है, तरंग को कितना ट्रेवल करना है, 2 मीटर ट्रेवल करना है। अब तरंग की चाल और चाहिए बेटा, चाल आ जाएगी तो समय भी आ जाएगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैं चाल पता कर रहा हूं, वीटी पता कर रहा हूं। वीटी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रूट ओवर टी बाई म्यू लिखोगे बेटा, रूट ओवर टी बाई म्यू। देखो वीटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट ओवर टी बाई म्यू। बेटा टेंशन बताओ, रस्सी में टेंशन कितना रहेगा, 20 रहेगा क्या, देखो रस्सी में टेंशन कितना रहेगा, 20। इस तरफ एक ब्लॉक बंधा हुआ है भाई, इस तरफ एक ब्लॉक बंधा हुआ है, इस तरफ एक ब्लॉक बंधा हुआ है, बंधा हुआ है तो मतलब ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। देखो रस्सी बंधी हुई है यहां पे फिक्स, इधर ये ब्लॉक कहां पे रहेगा, रेस्ट पर। और बेटा अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा तो इसके लिए क्या लिखोगे, टी बराबर क्या लिखोगे, mg। टी बराबर क्या लिखोगे बेटा, mg, 20 लिख दोगे। तो टी बराबर कितना लिख दोगे बेटा, 20। टी बराबर तो कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। म्यू पता करो, म्यू रस्सी का द्रव्यमान अपोन रस्सी की लंबाई। रस्सी का द्रव्यमान कितना है बेटा, 4.5 ग्राम। तो ये 4.5 गुणा 10 की घात -3 केजी में आ जाएगा बेटा। लंबाई कितनी लिखोगे बेटा, लंबाई कितनी है, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। 2 मीटर उधर, 25 सेंटीमीटर इधर, लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 2.25। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से म्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। 2 इंटू 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी बेटा, -3 आ जाएगी। देखो बेटा टी की वैल्यू तो कितनी रहेगी, 20। म्यू की वैल्यू मैंने पता कर ली। लिख रहा हूं बेटा, इधर सुनना बात को। Vt इज इक्वल टू, टी की जगह तो कितना लिखोगे बेटा, 20। म्यू की जगह कितना लिखोगे बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 10 टू द पावर 4, और 10 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा मुझसे समय पूछा जा रहा है, ऊपर पहुंचने का समय। तो समय बराबर क्या रहेगा बेटा, दूरी बटा क्या आएगा, v। दूरी कितना चलना था बेटा, 2 मीटर। v कितना है, 100 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 1/50 सेकेंड आ जाएगा, 1/50 सेकेंड। 1/50 सेकंड में, 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम में तरंग यहां से कहां पहुंच जाएगी बेटा, ऊपर पहुंच जाएगी। मेरे को बेटा ये अरेंजमेंट दिया गया था, ये अरेंजमेंट देके मेरे से पूछा जा रहा था कि तरंग को यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा तरंग की दूरी, तो तरंग को जो दूरी चलनी है वो तो कितनी है, 2 मीटर। तरंग को जो दूरी चलनी है वो तो कितनी है बेटा, 2 मीटर चलनी है। तरंग को यहां से ऊपर ही पहुंचना है, केवल 2 मीटर।
फिर बेटा मैंने बोला कि तरंग का वेग चाहिए होगा मुझे, तरंग का वेग चाहिए, दूरी है तो मुझे चाल चाहिए, तब जाके समय आ पाएगा। तो तरंग के चाल के मैंने रूट ओवर टी बाई म्यू किया। टी तो बेटा एग्जैक्ट 20 के बराबर हो जाएगा, टी बराबर mg हो जाएगा, टी तो 20 के बराबर हो जाएगा। और म्यू कैसे पता करोगे बेटा? म्यू रस्सी का कुल द्रव्यमान दिया हुआ है, रस्सी का कुल द्रव्यमान यहां से लेकर इधर वाली का प्लस इधर वाली का, दोनों का द्रव्यमान मिला के दिया हुआ है। इधर कितना है बेटा? 2 मीटर। इधर कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब कितना? 0.25 मीटर। m/l लिखोगे बेटा, पूरी रस्सी का द्रव्यमान इधर वाली का प्लस इधर वाली का। बेटा लंबाई का मान समझ में आ चुका है? लंबाई का मान समझ में आ चुका है क्या? 2.25 क्यों लिखा है? 2 मीटर उधर है बेटा, 25 सेंटीमीटर इधर है। यशवंत बेटा तुम्ही से बोल रहा हूं, एल का मान, एल का मान देखो, एल का मान ही बता रहा हूं। देखो इस वाले एल के मान की बात कर रहे हो ना बेटा, इस वाले एल के मान की। इस वाले एल के मान की बात कर रहे हो तो बेटा इस वाले एल के मान की बात कर रहा हूं। देखो रस्सी का लंबाई कितना दिया? रस्सी का द्रव्यमान 4.5 ग्राम है। बेटा 4.5 ग्राम कहां से लेकर कहां तक की रस्सी है? बेटा ये वाली 2 मीटर तो इस तरफ और 25 सेंटीमीटर इस तरफ। बेटा 2 सेंटीमीटर इस तरफ, 25 सेंटीमीटर इस तरफ, तो 2 प्लस 25 सेंटीमीटर 2.25 मीटर हो जाएगा। अच्छा बेटा सुनिएगा मेरी बात को, है ना, सुनिएगा मेरी बात को, है ना। इस क्वेश्चन को भी मैं वापस लिख रहा हूं, इस वाले जो क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट में लिखा था बेटा, इसको भी मैं वापस लिख रहा हूं, है ना। सुनना मेरी बात को, है ना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन अभी अभी अपन ने किया है, इसको भी मैं वापस लिख रहा हूं और आगे का एक क्वेश्चन और क्लियर कर रहा हूं, है ना। आगे का एक स्टेप आगे चलना है, लेकिन उसके पहले ये वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं। सुनना मेरी बात को, है ना। बेटा मैंने तुमसे बोला कि यहां पर तुम्हें दिया हुआ था कि इस तरफ की जो लंबाई थी वो तो कितनी दी हुई है बेटा? 2 मीटर दी हुई है। और बेटा इधर की जो लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ था बेटा? 2 kg दिया हुआ है, ब्लॉक का द्रव्यमान। अच्छा बेटा मैं तो जानता हूं कि जब भी अगर रस्सी के पास द्रव्यमान आ जाता है, रस्सी के पास बेटा द्रव्यमान जब भी आ जाता है तो टेंशन हर पॉइंट पे क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन बेटा मैंने तो टेंशन सब जगह सेम ही मान लिया, लास्ट वाले क्वेश्चन में 20 मान लिया सब जगह। जबकि मैंने कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी द्रव्यमान आ जाएगा तो रस्सी का हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। लिखा था क्या बेटा? होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मतलब अपन ने टेंशन सेम लिखा है, जबकि अगर रस्सी का द्रव्यमान आ जाए तो बेटा टेंशन क्या होता जाता है? हर पॉइंट पे चेंज होता जाता है। तो बेटा यहां पर अपन ने रस्सी के द्रव्यमान के बावजूद टेंशन को सेम क्यों ले दिया? टेंशन को सेम क्यों ले दिया बेटा? क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर जो रस्सी का द्रव्यमान था वो रस्सी का द्रव्यमान क्या है बेटा? नेग्लिजिबल है। कितना द्रव्यमान है? नेग्लिजिबल। देखो ब्लॉक का द्रव्यमान कितना बेटा? 2000 ग्राम। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है? 2000 ग्राम है। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है? 2000 ग्राम। ग्राम में बात करूं तो रस्सी का द्रव्यमान कितना है? केवल 4 ग्राम, 4.5 ग्राम। ब्लॉक का द्रव्यमान बेटा 2000 ग्राम और रस्सी का द्रव्यमान केवल 4.5 ग्राम। 2000 की तुलना में 4.5 को नगण्य माना जा सकता है क्या? दो 2000 ग्राम की वजह से केवल बेटा 20 न्यूटन टेंशन आया है, तो 4 ग्राम की वजह से कितना टेंशन आ जाएगा? इसलिए रस्सी का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा था, इसलिए रस्सी के द्रव्यमान को टेंशन के टाइम पे नगण्य मान दिया बेटा। लेकिन अगर रस्सी का द्रव्यमान केजी में होता, रस्सी का द्रव्यमान केजी में होता तो फिर उसको नगण्य नहीं माना जा सकता। फिर हर पॉइंट पे टेंशन क्या आएगा? अलग अलग आएगा। कुछ बोलोगे? अरे बेटा रस्सी का द्रव्यमान केजी में होता
तो फिर उसको नगण्य नहीं माना जाता, नगण्य नहीं माना जाता, नगण्य नहीं माना जाता, तो फिर हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता, चेंज होता। और बेटा हर पॉइंट पे टेंशन चेंज होता, नगण्य का मतलब हां जीरो। बेटा हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता, चेंज होता। रस्सी का द्रव्यमान होता अच्छा खासा, तो हर पॉइंट पे टेंशन चेंज होता। और बेटा हर पॉइंट पे टेंशन चेंज होता तो बेटा वी की वैल्यू भी क्या होती, चेंज होती। तरंग की चाल भी क्या होती, बढ़ती घटती। अब बेटा उसी केस की बात कर रहा हूं, है ना, उसी केस की बात कर रहा हूं। अब सुनना तुम मेरी बात को, अब सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट। मैं तुमसे बोलूं अगर रस्सी का द्रव्यमान नगण्य ना हो, जब रस्सी का द्रव्यमान नगण्य ना हो, नगण्य ना हो मतलब कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो रस्सी का, रस्सी का द्रव्यमान नगण्य ना हो। बेटा मोस्ट फेमस केस, मोस्ट फेमस केस, एक रस्सी लटकी हुई है, एक रस्सी लटकी हुई है बेटा, इसका द्रव्यमान कितना है बेटा, रस्सी का द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान है बेटा, लंबाई कितनी है, l है। और बेटा तुमसे पूछा जा रहा है कि इसमें अलग अलग बिंदुओं पर वेग बताइए, अलग अलग बिंदुओं पर वेग बताइए। बेटा अब हर बिंदु पर टेंशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। हर बिंदु पर टेंशन क्या आएगा, अलग अलग। ऊर्ध्वाधर निकाय, जहां का भी टेंशन पता करना उससे नीचे वाला मास देखेंगे। पूरा का पूरा ऊर्ध्वाधर निकाय, कोई पुल्ली वगैरह नहीं आ रही है, पूरा का पूरा एक ऊर्ध्वाधर निकाय, पूरी की पूरी एक ऊर्ध्वाधर रस्सी है बेटा। और जब भी पूरा का पूरा ऊर्ध्वाधर निकाय हो तो किसी भी बिंदु का तनाव पता करना, उससे नीचे वाला मास मल्टीप्लाइड बाई जी। यहां पर बोलो बेटा, यहां पर टेंशन कितना आ जाएगा, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बेटा मैं ए, मिड पॉइंट को नाम दे देता हूं बेटा बी, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं बेटा सी। बेटा टीसी बोलो, टीसी इज इक्वल टू कितना रहेगा यहां पर, वीसी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, रूट ओवर टीसी अपॉन कितना आएगा, म्यू। ये आएगा क्या, बोलो ये आएगा क्या बेटा, ये आएगा क्या। देखो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा टेंशन, हर जगह पे टेंशन डिफरेंट आएगा, तो वेग भी हर जगह पे क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। चाल भी हर जगह, तरंग की चाल भी हर जगह क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। टीसी में बोलो बेटा, सी बिंदु के नीचे क्या पूरा एम मास आ गया है क्या, सी बिंदु के नीचे क्या पूरा एम मास आ गया है क्या। तो बेटा क्या लिखोगे, रूट के अंदर एम जी अपॉन म्यू की जगह क्या लिखोगे, एम बाई एल, एम से एम खत्म, कितना आएगा, रूट ओवर जी एल आ जाएगा क्या बेटा, बोलो। ऐसे बेटा बी बिंदु पे आ जाइए, बी बिंदु पर, बी बिंदु पर क्या आएगा, रूट ओवर टी बी बाई म्यू आ जाएगा क्या बेटा। बी बिंदु के नीचे देखो, बी बिंदु के नीचे केवल एम बाई टू मास होगा क्या, बी बिंदु के नीचे, मिड पॉइंट के नीचे केवल एम बाई टू मास। देखो बेटा कितना आ जाएगा, m बाई टू जी, एम बाई टू जी। और बेटा म्यू की जगह क्या लिखोगे, m बाई एल, m से m खत्म हो जाएगा, l किधर चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा बेटा, रूट ओवर एल जी बाई टू। ये आएगा क्या, रूट ओवर जी एल बाई टू। ऐसे बेटा ए बिंदु पर, ए बिंदु पर क्या लिखोगे, रूट ओवर टी ए अपॉन क्या लिखोगे, म्यू। बेटा ए बिंदु पर कोई टेंशन नहीं होगा, ए बिंदु के नीचे मास कितना है, जीरो है। ए बिंदु के मास कितना है, जीरो। ए बिंदु के नीचे मास जीरो है, तो बेटा यहां पर टेंशन भी क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एम बाई एल। जीरो अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, एम बाई एल। बेटा यहां से कितना आ जाएगा, ये जीरो। ए बिंदु पर वेग कितना है बेटा, जीरो। ऊपर जाने पर वेग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बेटा, क्योंकि रस्सी का टेंशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बोलो समझ पाए हो क्या तुम मेरी बात को। अच्छा बेटा जनरल एक्स दूरी पर लिखता हूं, नीचे से एक्स दूरी पर कितना टेंशन रहेगा ये लिखता हूं, नीचे से एक्स दूरी पर कितना वेग रहेगा, नीचे से एक्स दूरी पर वेग कितना आएगा ये लिखता हूं बेटा, है ना। एम द्रव्यमान एल लंबाई, मुझे कहां पे लिखना है बेटा, नीचे से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर। यहां पर तरंग का वेग कितना बोल देता हूं बेटा, वी एक्स बोल देता हूं। यहां पर टेंशन कितना बोल देता हूं बेटा, टी एक्स बोल देता हूं।
m/2 मिड पॉइंट के नीचे बेटा आधा मास, जिस बिंदु पर भी टेंशन देखना हो बेटा उसके नीचे वाला मास देखते हैं ऊर्ध्वाधर निकाय में। ऊर्ध्वाधर निकाय में जब भी ऐसे ऊर्ध्वाधर निकाय हो, ब्लॉक रस्सी ब्लॉक रस्सी ब्लॉक रस्सी, जहां का भी टेंशन देखना हो उसके नीचे वाला टोटल मास देखते हैं। अब बी बिंदु पे आधा मास था बेटा, बी बिंदु तो आधी लेन पे था, तो उसके नीचे कितना मास रहेगा m/2। पूरी रस्सी का मास m था, तो मिड पॉइंट के नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा m/2। आधी लंबाई है तो m/2। इसमें देखो बेटा, इसमें कैसे पता करोगे, इधर वाले पार्ट का मास पता करके बताओ। इस बिंदु का टेंशन लिखना रहेगा, देखो Vx ऐसे लिखूंगा क्या, Vx इज इक्वल टू √Tx/μ लिखूंगा क्या। x बिंदु पर तनाव कैसे पता करोगे, x बिंदु पर तनाव कैसे पता करोगे, इससे नीचे वाली रस्सी का लंबाई, इससे नीचे वाली रस्सी का द्रव्यमान देखना है, केवल नीचे वाले पार्ट का द्रव्यमान, इस नीचे वाले भाग का द्रव्यमान देखूंगा कितना आएगा बेटा। L लंबाई का द्रव्यमान कितना है m, L लंबाई का द्रव्यमान कितना है बेटा m, एकांग लंबाई का कितना है बेटा m/L, x लंबाई का द्रव्यमान कितना रहेगा बेटा m/L मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा x। तो बेटा नीचे की तरफ जो मास लगेगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा m/L x मल्टीप्लाइड बाय g, ये लगेगा। टेंशन भी बेटा एग्जैक्ट इतना ही रहेगा, इस जगह पे टेंशन भी एग्जैक्ट कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। टेंशन के लिए क्या करना है, नीचे वाला मास मल्टीप्लाइड बाय g तो करना है। तो नीचे वाला मास कितना आया, ये वाला मास आ गया m/L मल्टीप्लाइड बाय x, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया g कर दिया। यही तो बेटा tx रहेगा, यही तो tx रहेगा। देखो लिख रहा हूं बेटा वैल्यू, Vx इज इक्वल टू m/L x मल्टीप्लाइड बाय g अपॉन में बेटा म्यू की वैल्यू भी आएगी। म्यू की वैल्यू क्या लिखोगे m/L, तो यहां से जो बेटा x आएगा वो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mxg अपॉन l, और कितना आएगा बेटा l ऊपर चला जाएगा m नीचे रह जाएगा। देखो सही लिखी क्या मैंने इक्वेशन, देखो हाँ बेटा नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग में कर देंगे क्लास को। L से L निपट जाएगा क्या बेटा, M से M निपट जाएगा क्या बेटा, कितना आ जाएगा √gx आ जाएगा क्या। देखो कितना आ जाएगा बेटा √gx, √gx ये आएगा। अब बताओ बेटा नीचे से तुम L/4 डिस्टेंस पर हो, नीचे से कितनी डिस्टेंस पर L/4 पर। बेटा ये x कहां से डिस्टेंस है, x का मतलब क्या है यहां पर निम्न सिरे से दूरी, निम्न सिरे से दूरी। बेटा अगर ऐसे रस्सी लटका रखी हो और तुमसे जनरली किसी भी दूरी पर किसी भी पॉइंट पर तरंग का वेग पूछा जा रहा हो, तो बेटा √gx फॉर्मूला याद रखना है। √gx फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला √gx। √gx रहेगा बेटा फॉर्मूला। बेटा अगर मैं इसका त्वरण पता करूं, a पता करूं, तो a बराबर क्या लिखोगे v/dv/dx। क्या लिखोगे बेटा v/dv/dx, क्या लिखोगे v/dv/dx, क्योंकि v किसका फंक्शन है बेटा x का, v टाइम का फंक्शन होता तो dv/dt लिखते हैं त्वरण, लेकिन v x का फंक्शन है तो क्या लिखेंगे v/dv/dx। और यहां से बेटा जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा g/2, त्वरण कितना आएगा बेटा g/2। डायरेक्ट याद रखना है त्वरण कितना आएगा g/2। कर भी सकते हो, अवकलन भी कर सकते हो, अवकलन भी कर सकते हो। एक बार तो v को डायरेक्ट लिख दो, एक बार v का अवकलन करके लिख दो। कितना आ जाएगा बेटा √g/2 आ जाएगा, ये मतलब g/2 आ जाएगा। अब बेटा ये लास्ट पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूं, इसके बाद क्लास की छुट्टी कर दूंगा, लेकिन अब मेरी बात को पूरा ध्यान से समझ लेना सभी लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे, है ना। हाँ बेटा ध्यान से समझना बात को, सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में। अब तुमसे ये क्वेश्चन क्या है बेटा, आगे मेन चल के क्वेश्चन मेन लिए क्वेश्चन है क्या आगे चल के, सुनना मेरी बात को। मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं बेटा कि एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें ऐसा दिया, एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें ऐसा दिया, एक क्वेश्चन तो बेटा मैंने तुम्हें ऐसा दिया जिसमें रस्सी का द्रव्यमान नगण्य था। एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें ऐसा दिया जिसमें रस्सी का द्रव्यमान क्या था, नगण्य था।
हां बेटा, एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें ऐसा दिया, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसा दिया, एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें ऐसा दिया जिसमें रस्सी का द्रव्यमान क्या था बेटा, नगण्य था। दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया बेटा जिसमें रस्सी का द्रव्यमान नगण्य नहीं था, बल्कि रस्सी का द्रव्यमान कुछ ना कुछ था। बेटा रस्सी का द्रव्यमान, पहले केस में रस्सी का द्रव्यमान नगण्य, रस्सी का द्रव्यमान नगण्य, तो बेटा टेंशन सब जगह सेम, टेंशन सब जगह सेम बेटा, तो वेग भी सब जगह सेम, और वेग भी सब जगह सेम तो बेटा, तो सिंपल सा फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में रस्सी का मास है, और बेटा अगर रस्सी का मास है तो बेटा टेंशन भी सब जगह क्या होगा, अलग अलग, और बेटा टेंशन सब जगह अलग अलग है तो वेग भी सब जगह क्या होगा, अलग अलग, और बेटा वेग सब जगह अलग अलग है तो इसका मतलब क्या आएगा, त्वरण आएगा, और त्वरण आएगा तो बेटा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, गति की समीकरण लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए गति की समीकरण लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन इसमें भी वही है, क्वेश्चन इसमें भी वही है बेटा, क्वेश्चन इसमें भी वही है कि यहां से लेकर यहां तक तरंग कितने समय में पहुंचेगी, यहां से लेकर यहां तक तरंग कितने समय में पहुंचेगी। यहां से लेकर यहां तक तरंग कितने समय में पहुंचेगी। लेकिन बेटा यहां मैं सिंपल सा फॉर्मूला नहीं लगा सकता, समय बराबर दूरी बटे चाल नहीं कर सकता बेटा, यहां पर किससे पता करना पड़ेगा, गति की समीकरण से पता करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहां पर तरंग में क्या है, त्वरण है, तरंग नियत वेग से नहीं चल रही है, तरंग नियत वेग से नहीं चल रही है, तरंग नियत वेग से चलती तो समय सिंपल से फॉर्मूले से आता, दूरी बटे चाल से। लेकिन बेटा यहां पर सिंपल से फॉर्मूले से नहीं आएगा, यहां पर किससे आएगा बेटा, गति की समीकरण से आएगा। तो बेटा अगर मुझे यहां से यहां तक जाने का समय देखना है, यहां से यहां तक जाने का समय देखना है, तो समय के लिए बेटा मुझे केवल दो चीजें याद रखनी है। इस केस में क्या क्या याद रखोगे, इस केस में क्या क्या याद रखोगे, ये बताने जा रहा हूं बेटा तुम्हें। इस केस में क्या क्या तुम्हें याद रखना है, इस केस में क्या क्या तुम्हें याद रखना है, सुनना मेरी बात को। इस केस में क्या क्या याद रखना है बेटा, सबसे पहले तो देखो इसका द्रव्यमान कितना था, m, लंबाई कितनी थी बेटा, l, ये पॉइंट कौन सा था बेटा, ए, ये पॉइंट कौन सा था बेटा, बी, ये पॉइंट कौन सा था, सी। वो तुमसे पूछेगा ए से सी तक जाने का समय बताइए, ए से सी तक जाने का समय। बेटा यहां पर क्या प्रारंभिक वेग होगा, क्या यहां पर प्रारंभिक वेग होगा, क्या u बराबर क्या रहेगा बेटा, ए बिंदु का वेग, ए बिंदु का वेग, इसी को क्या बोला जाएगा बेटा, u बोला जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो बेटा ये वाला मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्या बताओ बेटा। इसके नीचे तो टेंशन ही कितना है, 0 है, इसके नीचे तो द्रव्यमान ही कितना है, 0, यहां पर टेंशन ही कितना है, 0, प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, 0 है। ऐसे बेटा ए बराबर फिक्स है, कितना है, g/2 है, ए बराबर कितना है, g/2। एस बराबर कितना है बेटा, l है, एस बराबर l है, कितना विस्थापन होगा तरंग का, l विस्थापन होगा। कितनी दूरी तय करनी है, l दूरी तय करनी है। ए से कहां तक पहुंचना है, सी तक पहुंचना है बेटा। क्या लगा दोगे, s इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, कितना था, g/2 था, इसलिए गति की समीकरण लिख रहा हूं। s की जगह कितना लिखोगे बेटा, l, ut वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, हाफ बेटा ए की जगह क्या लिखोगे, g/2, और क्या लिख दोगे बेटा, t स्क्वायर। यहां से t कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 4l/g आ जाएगा, क्या 4l/g, t स्क्वायर इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, √4l/g आ जाएगा, क्या √4l/g। ठीक है बेटा जी, डन। अभी अपन ने ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं बेटा, ले दे के क्वेश्चन वही पढ़े हैं अपन ने। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चनों को सोल्व करना है, सुन लेना मेरी बात को बेटा, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चनों को सोल्व करना, सुनना मेरी बात को। जैसे बेटा अगर, हाँ छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, है ना। जिनको सुनने का मन हो सुन लीजिए, बाकी क्लास को लीव कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन जिनको सुनना हो सुन जाइए बेटा एक बार, है ना। तो बेटा मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अभी तक सबसे पहले अपन ने वेव इक्वेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में वेव इक्वेशन के जो पैरामीटर होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इक्वेशन दे दी जाती है, लेमडा पूछ लिया जाता है, ए पूछ लिया जाता है, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, वेव स्पीड पूछ ली जाती है। दूसरा क्वेश्चन बेटा अपन ने पढ़ा कण का वेग वाला, कण का वेग, कण का वेग।
तो कण के वेग के लिए मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया था बेटा, कण के वेग के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था कि हर कण खुद से पीछे वाले कण को फॉलो करता है, हर कण खुद से पीछे वाले कण को फॉलो करता है। पीछे वाला कण नीचे की तरफ है तो नीचे जाएगा, पीछे वाला कण ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाएगा। उसके बाद में बेटा दो प्रकार के वेग आज पढ़े, दो प्रकार के वेग। एक तो रस्सी की तरंग में वेग बेटा √T/μ, दिमाग में रहना चाहिए √T/μ। दूसरे बेटा कि ध्वनि का वेग, ध्वनि के वेग के फॉर्मूले क्या बेटा? हाँ, आप क्वेश्चन नहीं लिख के लाऊंगा बेटा, कल से हो सकेगा, कल से मैं तुम्हें कल से पूरा अरेंज करके लाऊंगा इनको, है ना, क्वेश्चन और थ्योरी कम से कम। केवल क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे, सॉल्यूशन भी नहीं लिखूंगा, थ्योरी भी नहीं लिखूंगा। थ्योरी भी मैं खुद लिखूंगा और सॉल्यूशन भी मैं खुद लिखूंगा। ओके बेटा जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा जी, गुड नाइट। सिलेबस बता दियो, सिलेबस लिख रहा हूं इस लास्ट वाली पीडीएफ में। सिलेबस देखना हो तो इस लास्ट वाली पीडीएफ में मिल जाएगा सिलेबस, टेस्ट का सिलेबस। ओके बेटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, टाटा।